हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अग्रवाल ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे। एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ एसी सर्किट्स जो हम अभी करने जा रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड पार्ट 1 फ्रॉम दिस चैप्टर। 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमने फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं 41st क्वेश्चन से विद दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट। If you have not subscribed the channel, do it right now so that आप चैनल पे बने रहें और आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। ओके तो हमारा क्वेश्चन है फॉर एन आरएल सर्किट। आरएल सर्किट की बात हो रही है। आरएल का मतलब आर और एल दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, द फेज एंगल इज ऑलवेज। फेज एंगल क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, फेज एंगल बोलते हैं फाई को। Phi is nothing but the angle between the phasor of voltage and phasor of current। ठीक है, अब अगर आरएल सर्किट की बात करते हैं तो आरएल सर्किट में जो फेजर हमारा होता है उसमें करंट ऑलवेज लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज विद एन एंगल फाई। ठीक है, इस तरह का एक फेजर होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर हम कहें तो वी बार इक्वल्स टू होता है वी एंगल 0 जो हमने रेफरेंस पर यहाँ लिया हुआ है, और आई बार कैन बी रिटन एज आई एंगल ऑफ माइनस ऑफ फाई। माइनस ऑफ फाई इसलिए क्योंकि करंट लैग कर रहा है फाई एंगल से। अब अगर आप Z निकालते हो तो Z होता है V अपॉन आई बार, V बार अपॉन आई बार, एंड V है आपका V एंगल 0, I है आपका A एंगल माइनस फाई। यू गेट V अपॉन आई एंगल ऑफ 0 माइनस ऑफ माइनस फाई विल गिव यू V अपॉन आई एंगल ऑफ प्लस फाई। दैट सिंपली मीन्स कि जो भी एंगल आपका इंपिडेंस में आ रहा है वही आपका क्या है? फेज एंगल है। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि आरएल सीरीज सर्किट में फेज एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कि आरएल सर्किट में फेज एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा और आरसी सर्किट में फेज एंगल हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फाई इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। फाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज क्या होता है? यूजुअली अगर हम निकालते हैं फाई की वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ इम्पीडेंस ट्रायंगल, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल के हेल्प से जब आप फाई को निकालते हो तो यू कैन सी दैट कि आरएल सर्किट में आपका आर रेफरेंस एक्सिस पर है, एल एक्सएल आपका वर्टिकल एक्सिस पे वाई एक्सिस पर है, एंड दिस शुड बी जेड। अगर आप हर एक क्वांटिटी में आई से मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट यू गेट, दिस इज व्हाट यू गेट। ठीक है, अब अगर फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर है तो फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ आई एक्सएल अपॉन आई आर भी होगा। आई एक्सएल मतलब वी एल, आई आर मतलब वी आर। दैट मीन्स कि आपका जो tan फाई है वो है VL अपॉन VR, लेकिन आपको tan नहीं चाहिए, यहाँ पर cos की जरूरत है। ठीक है, आपका अगर tan के टर्म्स में एक फॉर्मूला दिया गया है जो है tan इनवर्स ऑफ V अपॉन VR, जो कि गलत है। बाकी cos के टर्म्स में हम देखने की कोशिश करते हैं। cos phi इज इक्वल्स टू R बाय Z होता है। इन टर्म्स ऑफ दिस वोल्टेज वी कैन राइट इट हियर एज VR अपॉन V। ठीक है, cos phi इज इक्वल्स टू VR अपॉन V और phi इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ VR अपॉन V। तो हमें दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट है। आप इस ट्रायंगल से भी देख सकते हो कि आपको cos phi का वैल्यू जो मिल रहा है वो है R, that is your base, upon Z, that is your hypotenuse. Next is what is sin phi from the impedance triangle? Again let us make an impedance triangle for RL circuit. आप RC का भी बना सकते हैं, there is no problem at all. हम RL का बना रहे हैं, this is the RL circuit, impedance triangle for the RL circuit. यहाँ से आप सिंपली साइन फाई को आप निकालना चाहते हैं तो साइन फाई के लिए आप क्या करेंगे? tan फाई में आप देखते हैं tan होता है एक्सएल अपॉन आर, यहाँ से आपका tan फाई होता है एक्सएल अपॉन आर, cos फाई आपका होता है r अपॉन जेड, एंड साइन फाई यहाँ से आपको मिलेगा एक्सएल अपॉन जेड। ठीक है, तो साइन फाई का वैल्यू आपका एक्सएल अपॉन जेड आता है इस ट्राइंगल से, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सीरीज सर्किट। एसी सीरीज सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। इसमें आप देखेंगे जो 1/2 पाई है दैट इज ए कांस्टेंट, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस हमें यहाँ से 1/रूट ऑफ LC का एक मिलता है। ऑल्दो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली फॉर्मूला 1/रूट LC नहीं होता है। ये ऑप्शंस अगर देखा जाए तो इनकरेक्ट है, लेकिन अगर हमें इनमें से कोई एक चूज करना होगा तो वील गो फॉर ए, जिसमें हमें दिया है 1/√of LC। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपीडेंस एट रेजोनेंस इन AC सीरीज सर्किट। AC सीरीज सर्किट में अंडर द रेजोनेंस कंडीशन आपके पास एक कंडीशन होती है कि XL और XC दोनों बराबर होते हैं।
ठीक है। अब चूंकि आपके पास इंपीडेंस आरएल सर्किट का होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इसमें अगर आप एक्सएल एक्सी को दोनों इक्वल रखोगे तो जेड की वैल्यू आर के बराबर मिलेगी, राइट। तो इंपीडेंस की वैल्यू अंडर द सीरीज रेजोनेंस कंडीशन आर के बराबर होती है, एंड दिस वैल्यू ऑफ आर इज ऑलवेज minimum because when you include XL or XC with this R, your value will become more and more. So the value of R, value of Z in case of series resonance is always minimum. ठीक है, इसी वजह से यहां से करंट आपको मैक्सिमम मिलता है अंडर द सीरीज रेजोनेंस। What is the value of impedance at resonance in AC series circuit? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, आपको बताया भी है करके कि इसकी वैल्यू R के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज tan phi फॉर आरसी सीरीज सर्किट। अब आरसी सीरीज सर्किट की बात हो रही है। आरसी सीरीज सर्किट के केस में आपका tan phi क्या होता है? एक्चुअली आपका जो tan phi का फॉर्मूला है ना, दैट इज ऑलवेज शुड कीप इन माइंड x अपॉन r के बराबर होता है। अब x कौन सा x है ये डिपेंड करता है सर्किट के टाइप के ऊपर। अगर RL है तो यू जस्ट राइट XL अपॉन R, अगर RC है तो यू जस्ट राइट XC अपॉन R, और अगर RLC है तो यू कैन जस्ट राइट डिपेंडिंग अपॉन कौन सा क्वांटिटी बड़ा है XL माइनस XC अपॉन R या XC माइनस XL अपॉन R आप लिख सकते हैं। तो इन दिस केस आपके पास अगर RC सीरीज सर्किट है तो आपका जो tan phi बनेगा दैट विल बी XC अपॉन R। सिंपली आप इसको इंपीडेंस ट्रायंगल से भी देख सकते हो, आपका ये R है, ये XC है, ये Z है, ये phi है, tan phi will be XC upon R, you can directly find out from here. Next is what is the resonance condition in AC series circuit? AC series circuit की resonance condition होती है XL और XC, जो इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस हैं ये दोनों इक्वल होने चाहिए। दिस इज द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर। कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? ठीक है, तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है, बेसिकली कैपेसिटर एज ए रेजिस्टेंस तब बिहेव करता है जब उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाला जाए जो 1/2π FC के इक्वल होता है, जिसकी यूनिट ओम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज रिएक्टेंस। तो ये आपका रिएक्टेंस होगा। The combination of series resistance and reactance known as, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को जब आप कंबाइन करते हो, जैसे RL सर्किट के लिए Z इक्वल टू होता है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, RC सर्किट के लिए Z इक्वल टू होता है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और RLC के लिए होता है Z इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो जब भी आप रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस के साथ कंबाइन करते हो तो यू ऑलवेज गेट द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस B। What is the real part of the impedance of RLC circuit? Real part of the impedance of RLC series circuit, ये आपका RLC series circuit है। इस RLC series circuit का अगर आप कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस निकालोगे तो कॉम्प्लेक्स सर्किट के हिसाब से ये बन जाएगा JXL, ये बन जाएगा माइनस ऑफ JXC। यहाँ से आपको Z बार जो कि कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस है वो होता है R प्लस J इंटू XL माइनस XC। ये आपका कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस है RLC सीरीज सर्किट का। अब आपको ये पूछ रहा है कि इसका रियल पार्ट क्या है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ द इंपीडेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इंपीडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जब हम रियल पार्ट निकालते हैं तो आर आता है, और इमेजिनरी पार्ट अगर आप देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट द रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, राइट। तो हम कह सकते हैं रिएक्टेंस इज द करेक्ट वन। If in an alternating circuit current resistance is 5 ohm, capacitive reactance is 12 ohm, what is the impedance? आपको R का वैल्यू दिया है 5 ohm, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XL का वैल्यू दिया है 12 ohm, आपको इंपीडेंस पूछा है। RC सीरीज सर्किट है, RC सीरीज सर्किट में Z का वैल्यू होता है R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। You can simply do 5 square plus 2 square will give you under root of 169 or equals to 130। ठीक है, 144 plus 25 will become 169 and the root square of this 169 is 30। तो आपका आंसर आ गया है 13। If an alternating current circuit impedance is 26 ohm, capacitive reactance is 24 ohm, what is the resistance? Again आपको जो क्वेश्चन दिया है वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, मींस आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट का Z होता है R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और यू कैन राइट एज Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। यहाँ पर आपको इंपीडेंस दिया है 26 ओम,
यानी कि 26 स्क्वायर, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया है 24 ओम, तो 24 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको आर का वैल्यू निकालना है, तो यू कैन हैव 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, तो 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर विल बी 100 एंड अंडर रूट ऑफ 100 विल बी 10 ओम, तो आंसर आपका आ जाता है 10 ओम। Next question is, if an alternating current circuit capacitance of 30 microfarad is connected to a supply of 200 volt 50 hertz, find the current in the circuit। एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें कैपेसिटर लगा है, एक वोल्टेज सोर्स लगा है, वोल्टेज है आपका 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, कैपेसिटर है 330 माइक्रोफैराड। यहाँ से आप XC निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई ऑफ FC 1/2 पाई इंटू 50 is the frequency into 30 into 10 to the power minus 6। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे you get 2 pi into 50 into 30 into 10 to the power minus 6, 1 divided by answer will give you 106.10 ohm। ये आपका XC है। आप जब इसका करंट निकालेंगे तो RMS वैल्यू ऑफ करंट I will be equals to RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज V divided by the magnitude of Z। यहाँ से RMS वैल्यू ऑफ V आपको दिया है 200 और Z का वैल्यू यानी कि जो X के बराबर है, इस सर्किट का जो Z है दैट इज इक्वल्स टू योर वैल्यू ऑफ X, दैट इज 106.10। तो आपको जो करंट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1.8849 एम्पियर, दैट इज नियरली इक्वल्स टू 1.89 एम्पियर आंसर। नेक्स्ट इज, इफ एन अल्टरनेटिंग करंट capacitance C is connected to a supply of 200 volt 50 hertz, the current in the circuit is 1.89 ampere, find the capacitance। इस बार सर्किट इस बार जो क्वेश्चन है ना वो उल्टा हो गया है। इस बार C अननोन है, वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। आपको सिर्फ यहाँ से प्रोसेस सीखना है, आंसर्स आपका वही आएगा जो पिछले क्वेश्चन में दिया था। प्रोसेस के हिसाब से I शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए V by Z और V by XC। इन दिस केस आपको यहाँ पर I दे रखा है तो XC विल बी इक्वल्स टू V by I। V है आपका 200 और करंट दिया है 1.89, तो 200 अपॉन 1.89 विल बिकम 105.82 ओम। ये आपका XC है। अब इस XC की हेल्प से आपको C निकालना है। यू नो XC इज 1/2 पाई FC और C इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटू F 50 इंटू 105.82। तो ये आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाय दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 यानी कि 30 माइक्रोफैराड। ए इज द आंसर। पिछले क्वेश्चन में भी 30 ही था तो आंसर तो 30 आना था क्योंकि डेटा सेम था, लेकिन प्रोसेस तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन सेम तो नहीं आएगा लेकिन अगर इस टाइप का आएगा तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट इज, इन एन एसी सर्किट रेजिस्टेंस 5 ओम इज कनेक्टेड विद कैपेसिटर हैविंग रिएक्टेंस ऑफ 12 ओम। एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 12 ओम के साथ सीरीज में लगा है। सप्लाई लगी है 260 वोल्ट का। कैलकुलेट द करंट, I निकालना है। तो सिंपल है, I इज इक्वल्स टू V by Z। Z ऑफ RC सर्किट इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, दैट विल बी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विल गिव यू 13 ओम आंसर, और I विल बी 260 अपॉन 13, 13 इंटू 2 इज 26, तो 20 एम्पियर आपको RMS वैल्यू ऑफ द करंट यहाँ से मिल रहा है। C आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेजिस्टेंस 5 ओम इज कनेक्टेड विद कैपेसिटर 12 ओम रिएक्टेंस के साथ। सप्लाई है 260 वोल्ट। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इस बार आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके दिया है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। R है 5 ओम, XC है 12 ओम रिएक्टेंस, वोल्टेज है 260 वोल्ट, करंट I। आपने पिछले क्वेश्चन में करंट I निकाला है। अगर ये अलग से सवाल आएगा तो आपको I फिर से वैसे ही निकालना पड़ेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। Since we have already done it, so we will find out I as 20 एम्पियर जो हमने निकाला हुआ है। अब अगर I 20 है तो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर VR should be equals to I into R, और 5 into 20 will give you 100 volts। तो 100 वोल्ट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अगेन सिमिलर डेटा का क्वेश्चन है। इस बार आपसे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा है, तो विद द सेम क्वेश्चन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू I into XC। I आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 20 है। XC आपको दे रखा है 12 ओम, तो ये हो जाएगा 240 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया 240 वोल्ट। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं और थोड़ा सा एडवांस इसको लेके चलूं कि आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना हो तो RC कर सर्किट में जो वोल्टेज V है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर।
इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है, जो आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर काम में आ सकता है। 60th क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल वोल्टेज अप्लाइड इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट। सीरीज आरएलसी सर्किट है आपके पास, आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। आर का वैल्यू है 1000 ओम, VL वोल्टेज अक्रॉस L दे रखा है 30 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस C दे रखा है 18 वोल्ट और करंट दे रखा है 3 मिली एम्पियर। ये आपका R है, ये V निकालना है। अब RLC सीरीज सर्किट है, RLC सीरीज सर्किट में जो V का फॉर्मूला है टोटल V, दैट शुड बी इक्वल टू द फेजर सम ऑफ ऑल द थ्री वोल्टेजेस, दैट मींस कि VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ ऑल द थ्री वोल्टेजेस। कहां से आया है ये भी आपको पता होना चाहिए। फेजर के तौर पर ये आपका VR होता है, ये आपका VL होता है, ये आपका VC होता है, ठीक है। जब आप VC को ऊपर लेके जाते हो तो यू गेट दिस VC हियर एंड द डिफरेंस फाइनली विल बिकम इक्वल्स टू VL माइनस VC एंड VR, एंड व्हेन यू डू द फेजर सम यू गेट V, जिसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपको मिल जाती है। अब आपको VL और VC दे रखा है, लेकिन VR अननोन है। VR को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं I इंटू R से। I भी दे रखा है 3 मिली एम्पियर और R भी दे रखा है 1000, तो 1000 से ही मिली कट गया, VR आया आपका 3 वोल्ट। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 30 माइनस 18 इज 12 का स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इस पूरे आंसर का स्क्वायर रूट करोगे, आपको आंसर आएगा 12.369 वोल्टेज, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 12.37 volts is the correct answer. Next question is, in an RLC circuit, which of the following is always used as a phasor reference? एक RLC सीरीज सर्किट में, किसी भी सीरीज सर्किट में आप हमेशा रेफरेंस पर कौन सा क्वांटिटी लेकर चलोगे? आपको रेफरेंस पर जब आप RLC सर्किट को स्टडी करते हो तो आप हमेशा वोल्टेज को रेफरेंस पर लेकर चलते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए लेकर चलते हो क्योंकि आप V को एज्यूम करके चलते हो। आपके पास जैसे ये सर्किट है, इस सर्किट में ये V है, ये R है, ये L है, ये C है। आप V को एज्यूम करके चलोगे, Vm sin ओमेगा t है, उसके रेस्पेक्ट में आप I का रिलेशन फाइंड आउट करोगे एज पर द गिवन कंडीशंस। तो जो ये V है, इस V को आप रेफरेंस फेजर लेकर चलते हो, ठीक है, तब उस कंडीशन में आप आगे का फेजर डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो जब आप फेजर बनाने जाओगे तो यू विल फर्स्ट कंसीडर V एज द रेफरेंस एक्सिस, उसके बाद आप VR, VL और VC इन सब टर्म्स को डराइव करते हुए चलोगे, देन देखोगे कि कौन सा क्वांटिटी कहां पर आपको मिल रहा है, उसके रेस्पेक्ट में आप I को डिसाइड करोगे कि I आपका लैगिंग है अगर L की वैल्यू ज्यादा है या लीडिंग है अगर C का वैल्यू ज्यादा है। तो इन दिस केस यू विल हैव द क्वांटिटी वोल्टेज V ऑन द रेफरेंस एक्सिस। So answer is the voltage. Next question is, in an RLC circuit the power factor is always, RLC सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है? अब पावर फैक्टर के लिए अगर आप देखेंगे तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर होता है यूनिटी, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर होता है 0, ठीक है, ये क्लियर हो गया हमें। उसके बाद आरएल सर्किट में देखोगे तो पावर फैक्टर होता है लैगिंग इन नेचर, जिसमें फाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है। आरसी सीरीज सर्किट में कॉस फाई का वैल्यू लीडिंग इन नेचर होता है, जिसमें फाई आपका नेगेटिव होता है। अब आरएलसी की बात है, आरएलसी में एल और सी दोनों है, ठीक है। वी नेवर नो कि एल का इफेक्ट ज्यादा है सर्किट में कि सी का इफेक्ट ज्यादा है। अगर एल का इफेक्ट सर्किट में ज्यादा हुआ तो सर्किट आरएल सर्किट की तरह बिहेव करेगा, या सी का इफेक्ट ज्यादा हुआ तो सर्किट आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स कि इस सर्किट का पावर फैक्टर कैसा होगा ये सर्किट के नेचर पे डिपेंड करता है। वी कैन नॉट कंक्लूड बाय जस्ट सेइंग कि ये सर्किट एक आरएलसी सर्किट है, इसका पावर फैक्टर कैसा होगा, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ एल एंड सी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फेज एंगल इन एन आरएलसी सीरीज सर्किट? अगेन फेज एंगल की बात हो रही है और आरएलसी सीरीज सर्किट की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फाई है वो होता है ऑलवेज tan इनवर्स ऑफ x अपॉन r, जिसको हम देखते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल से। अब चूंकि आरएलसी सर्किट की बात है तो आरएलसी में एक्सएल और एक्सी दोनों होंगे, जिसमें
या तो एक्सएल ग्रेटर होगा एक्सी से या तो एक्सी ग्रेटर होगा एक्सएल से, इनमें से कोई भी एक अगर ग्रेटर है तो वैल्यू बनेगी फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, या फिर tan इनवर्स ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, ये वैल्यू बनने वाली है। अब इनमें से कौन सा आंसर हमारा मैच हो रहा है? ये इनवर्स नहीं है इसमें, इसको तो काट ही देते हैं सीधे सीधे। हमें मिल रहा है tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, एक्सएल प्लस एक्सी नहीं होता और डिवाइड बाई आर नहीं है, इसको भी काट दीजिए। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही मिल रहा है जिसमें उन्होंने कंसीडर किया है एक्सएल माइनस एक्सी, यानी कि ये मानकर चल रहे हैं कि एल का इफेक्ट ज्यादा है, सी का इफेक्ट कम है, और सर्किट आपका लैगिंग नेचर की तरह से बिहेव कर रहा है, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। When is tan phi पॉजिटिव? tan phi पॉजिटिव कब होगा? tan phi पॉजिटिव तब होगा जब phi पॉजिटिव होगा, ठीक है। और phi पॉजिटिव कब होगा? RL सर्किट्स में। अब देखते हैं, when inductive reactance is less than capacitive reactance, no, XL less than XC नहीं होना चाहिए, XL greater than XC होना चाहिए। when inductive reactance is greater than capacitive reactance, yes, this condition is true, इसमें होना चाहिए। when inductive reactance is equals to, इक्वल होगा तो आपका पावर फैक्टर 1 ही हो जाएगा सीधे सीधे, वहां तो tan phi का वैल्यू 0 होगा, तो ये भी कंडीशन गलत है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होगा तब भी नहीं होगा, तो ऑल आर द रॉन्ग ऑप्शंस एक्सेप्ट द बी पार्ट। इस कंडीशन में ही आपका tan phi पॉजिटिव आएगा। When is tan phi नेगेटिव? उसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है। tan phi नेगेटिव तब होगा जब phi नेगेटिव होगा, और phi नेगेटिव कब होगा? जब सर्किट RC की तरह बिहेव करेगा। RC मतलब XC शुड बी ग्रेटर देन XL, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस बार हमारा करेक्ट होगा, जिसमें XL कहा है लेस है XC से, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। In an AC circuit, resistance is 50 ohm, inductance 0.3 Henry, capacity 15 microfarad. RLC सर्किट है, कनेक्ट किया है 25 वोल्ट 50 हर्ट्ज से, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL, जो कि 2 पाई FL होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज इंटू L का वैल्यू है हमारे पास 0.3, तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट। 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.3 विल गिव यू 94.24 ओम, तो बी ऑप्शन आपका यहां से मैच कर रहा है। नेक्स्ट इज सेम डेटा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछ रहे हैं इस बार। XC विल बी 1/2 पाई FC, तो 1/2 पाई इंटू 50 इंटू C का वैल्यू दिया है 15 माइक्रोफैराड, 15 इंटू 10 टू द पावर -6, तो लेट्स सी हाउ इट इज। 2 पाई इंटू 50 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -6, ये आ रहा है 212.20, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ से आंसर मैच हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। Again we have same data, this time we have to find out the impedance. RLC सीरीज सर्किट है, RLC सीरीज सर्किट में हमने देखा XL का वैल्यू, इस क्वेश्चन में XL आया था 94.24, ठीक है, तो XL आया हुआ है 94.24 ओम। XC हमने निकाला है प्रीवियस क्वेश्चन में 212.20, ये आ रहा है 212.20 ओम। Z RLC सीरीज सर्किट में होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। आपके पास सारी वैल्यूज हैं, पुट ऑल द वैल्यूज। R है 50 स्क्वायर प्लस XL है 94.24 माइनस 212.20 का होल स्क्वायर, तो 94.24 माइनस 212.20 का होल स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर एंड पूरे का स्क्वायर रूट अप करेंगे तो आपको मिल रहा है 128.11 ओम। एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नियर आंसर आपको 125 ओम है जो आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट का वेरिएशन है। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने 94.24 निकाला था, तो 0.24 यहाँ पर छोड़ दिया गया है, यहाँ भी आपका 0.20 छोड़ दिया गया है, तो इसी वजह से ये जो डिफरेंस आया है ये इसी कारण से आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर 128 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जबकि ऑप्शंस में 125 आप लगा सकते हैं। वंस अगेन सेम क्वेश्चन है, इस बार आपको करंट पूछा है। I इज इक्वल्स टू V बाई Z होता है, Z हमने अभी अभी निकाला है प्रीवियस क्वेश्चन में। V आपको दिया है RMS वैल्यू 25, ठीक है। क्वेश्चन में जब भी वोल्टेज दिखा रहता है ये RMS वैल्यू होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कंफ्यूज नहीं करना है। 25 वोल्ट इज द RMS वैल्यू। Z हमने निकाला है प्रीवियस क्वेश्चन से 128.11, 128.11। अब देखते हैं यहाँ से आंसर एग्जैक्टली हमें कितना मिलेगा।
आंसर हमें यहाँ से एग्जैक्ट मिल रहा है 0.195 एम्पियर। ठीक है, 0.195 कैन बी कंसिडर्ड एज 0.2, क्योंकि फिर वही चीजें हैं, अप्रोक्सीमेशन चल रहा है। अगर 125 ओम लेके चलोगे तो 25 डिवाइडेड बाय 125 आपको एग्जैक्टली 0.2 ही देता है, जबकि हमने एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सोर्स करंट फ्रॉम द फॉलोइंग सर्किट। सोर्स करंट मतलब ये करंट कैलकुलेट करना है जो यहाँ से फ्लो हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको 3 एम्पियर करंट दे रहा है जो 8 ओम के अक्रॉस है। 8 ओम के अक्रॉस 3 एम्पियर करंट है, यानी कि यहाँ का जो वोल्टेज है वो हो गया 8 या 24 वोल्ट हो गया, राइट। उसके अलावा ये जो 16 ओम है ये आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है। अगर 24 वोल्ट वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस है तो सेम वोल्टेज कैपेसिटेंस के भी अक्रॉस होगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि द करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पाथ इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 16। सो 24 अपॉन 16 विल बी इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर। ये आपका 1.5 एम्पियर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो करंट ऊपर से आ रहा था, अब यहाँ पर आपके पास एक पैरेलल सर्किट है और पैरेलल सर्किट में डायरेक्टली आप केसीएल अप्लाई नहीं करते यहाँ पर कि आप सीधे सीधे जोड़ दें, क्योंकि डीसी सर्किट में तो हम सिंपली कह देते कि ये करंट इक्वल्स टू दिस करंट प्लस दिस करंट, 3 प्लस 1.5 इक्वल टू 4.5 हो जाता। बट चूंकि ये सर्किट डीसी नहीं है, ये एसी सर्किट है और एसी में आपके पास होते हैं फेजर सम। यहाँ पर आपके पास जो फेजर सम है उसके हिसाब से I1 शुड बी इक्वल्स टू I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर। सो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है I2 आपके पास आ रहा है 1.5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ये आपको आंसर दे रहा है यहां से सॉल्व करने के बाद। फाइनली आफ्टर टेकिंग दिस 3.35 एम्पियर, तो आपका जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज फ्रॉम द फॉलोइंग सर्किट। इस बार आपको ये वोल्टेज पूछा है, अगेन सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। ये हमें 1.5 एम्पियर मिला था, ये हमें 3.35 एम्पियर मिल चुका है। ये इतनी चीजें हम निकाल चुके हैं। अब अगर आपको V की वैल्यू चाहिए तो आपको सर्किट का टोटल इंपीडेंस निकालना होगा। इंपीडेंस में अगर आप देखें तो यहाँ का जो इंपीडेंस है ये R है, ये XL है। इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स अगर आप चलते हैं तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आपको यहां से जो टोटल इंपीडेंस मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू, बिकॉज पैरेलल सर्किट है तो कॉम्प्लेक्स का यूज करना पड़ेगा। लेट अस कॉल इट Z1, let us call it Z1, this is टर्मिनल A, this is टर्मिनल B। तो यहाँ से हम सबसे पहले ZAB निकालेंगे, जो A और B के बीच में इंपीडेंस है। ZAB should be equals to parallel combination of 8 ohm resistance with parallel combination of कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को जब आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है माइनस ऑफ J ऑफ XC, यानी कि माइनस ऑफ 16 J हो जाएगा ये। इसको जब आप कॉम्प्लेक्स में सॉल्व करोगे तो ये होगा 8 इंटू माइनस ऑफ J16 अपॉन 8 माइनस J16। सॉल्व करेंगे इसको, ये आ रहा है 6.4 माइनस J3.2। ठीक है, ये आपका ZAB आया है। अब इस ZAB में आपको Z1 के साथ मल्टीप्लाई करना है सो दैट यू कैन गेट Z टोटल। Z टोटल इज Z1 प्लस ZAB। कॉम्प्लेक्स में सारी चीजें चल रही हैं। Z1 टोटल कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा 8 प्लस J6, क्योंकि यहाँ पर XL है, XL आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होके हो जाता है JXL, तो J6 हो गया प्लस 6.4 माइनस 3.2। इसमें आप सिंपल ऐड कर दीजिए 8 प्लस 6, इसको आपको मिलेगा 14.4 एंड प्लस J2.8 ओम। ये आपका टोटल इंपीडेंस आ गया है। इस टोटल इंपीडेंस को अगर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो मिलेगा 14.67 एंगल ऑफ 11 डिग्री। तो ये आपका इंपीडेंस का वैल्यू आ गया है 14.67। सो दैट V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू Z। I आपके पास है 3.35, Z आपके पास है 14.67। सो 14.67 में 3.35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल रहा है 49.1445। दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द ए पार्ट। ठीक है, सर्किट थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं कह सकते, थोड़ा सा लेंदी है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ फ्यू कॉम्प्लेक्स थिंग्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीजें आपको आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो कैलकुलेटर से आप क्विकली सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एसी सर्किट रेजिस्टेंस है 50 ओम, इंडक्टेंस है 0.3, कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफैराड, connected to an AC voltage source 25 volt 50 hertz, calculate the phase difference between the current and voltage। तो बेसिकली आपको यहाँ पर फेज एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। फेज एंगल कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है कि आप कॉम्प्लेक्स में या तो z को निकाल लो या तो phi is equals to tan इनवर्स ऑफ x अपॉन r को निकाल लो, ये तरीका है। या फिर आप cos phi से निकाल सकते हैं r by z से, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कि आप z बार इज इक्वल्स टू r प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी से इसको सॉल्व कर लें। तो अल्टीमेटली आपको एक्सएल और एक्सी निकालना पड़ेगा। लेट अस कैलकुलेट एक्सएल हियर। एक्सएल इज 2 पाई fl, सो 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज इंटू 0.3, 2 पाई into 50 into 0.3 will give you 94.24 ohm. Xc will be equals to 1 upon 2 pi fc. So 1 upon 2 pi into 50 into 15 into 10 to the power minus 6, ये आ जाएगा 2 pi into 50 into 15 into 10 to the power minus 6, 1 divided by answer will give you 212.20 ohm। ये आपका XL आ गया, ये आपका XC आ गया। अब आप टोटल Z निकाल सकते हैं, तो Z इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, कोई बात नहीं। सो 50 स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, 94.24 माइनस 212.20 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, आपको आंसर आ रहा है Z का 128.11 ओम। नाउ cos phi से ही निकाल लेते हैं, तो cos phi इज इक्वल्स टू R अपॉन Z। R है आपका 50 डिवाइडेड बाय Z, ये आ गया आपका 0.39, और cos इनवर्स आप करेंगे तो आपको मिल रहा है 67 डिग्री के अराउंड आंसर। तो A इज द करेक्ट आंसर, 67 डिग्री। Next is, what value of direct current must flow through a resistor to produce the same heating power as an alternating current with a peak value of 3.5 ampere? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है। ये पूरा स्टेटमेंट जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगर आप आरएमएस वैल्यू का डेफिनेशन रीड करोगे तो आपको कुछ कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट मिलेगी, जहां पर आपको मिलता है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए डीसी से। तो अल्टीमेटली आपको अगर पीक करंट 3.5 एम्पियर दिया है, तो यहाँ से आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आप यूज करेंगे Im अपॉन रूट टू। Im अपॉन रूट टू के हेल्प से आपको जो आंसर मिल रहा है यहाँ से वो आ रहा है 2.474 एम्पियर, एंड दैट इज नियरली इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर। यानी कि ये वो आरएमएस वैल्यू है जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है डीसी सर्किट में भी और एसी सर्किट में भी। एज यू नो, एसी डीसी में आरएमएस वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, दोनों में सेम चीज होती है, ठीक है। इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट इज 50 किलो हर्ट्ज, एफआर का वैल्यू दिया है 50 किलो हर्ट्ज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ आपको दिया है 1 किलो हर्ट्ज, आपको क्वालिटी फैक्टर निकालना है। सो बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू होता है एफआर अपॉन क्यू, और क्यू इज इक्वल्स टू एफआर अपॉन बैंडविड्थ। एफआर इज 50 किलो हर्ट्ज अपॉन बैंडविड्थ इज 1 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज कैंसिल हो गया, क्यू फैक्टर आ गया 50। दिस इज द आंसर। What happens to the quality factor when the bandwidth increases? अभी अभी हमने देखा रिलेशन क्वालिटी फैक्टर का। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू एफआर अपॉन बैंडविड्थ। इफ बैंडविड्थ इंक्रीज, क्वालिटी फैक्टर विल डिक्रीज। सिंपल है रिलेशन हमारे पास। Next question is, what happens to the quality factor when resonant frequency increases? Again, we have quality factor is FR upon BW. इस बार क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफआर के। इफ एफआर विल इंक्रीज, क्यू विल आल्सो इंक्रीज, दैट मींस इंक्रीजेस। द करंट लीड्स द सप्लाई वोल्टेज इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट हैज इट्स फ्रीक्वेंसी डैश द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आपको पूछा है कि करंट को लीड कराना है। लीड कब करता है करंट? जब एक्सी ग्रेटर होता है एक्सएल से। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, इसको आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बताना है। आपको एक चीज याद होगी, रेजोनेंस अगर पढ़ा है, ये आपका रेजोनेंस कर्व होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट मिलता है, और इस तरफ का एरिया और इस तरफ का एरिया, ये दो एरियाज हैं।
दूसरी चीज, अगर आप एक्सेल और एक्सी को देखोगे इसी कर्व पे, एक्सेल और एक्सी को अगर बनाओगे इसी कर्व पे, तो एक्सेल चूंकि होता है 2 पाई एफ एल, एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी कि आपका एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये हो गया एक्सेल। सिमिलरली एक्सी होता है 1/2 पाई एफ सी, यानी कि जब एफ का वैल्यू 0 है तो एक्सी इनफाइनाइट होगा। अल्टीमेटली आपका जो एक्सी बनेगा वो कुछ इस टाइप का कर्व बनता है, ये हो गया आपका एक्स सी। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि लेफ्ट साइड वाले एरिया में एक्सी ग्रेटर है एक्सेल से और राइट साइड वाले एरिया में एक्सेल ग्रेटर है एक्सी से। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि करंट लीड करेगा कब। करंट लीड करने का एरिया है जब आपका फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगा, ठीक है। तो हैज इट्स फ्रीक्वेंसी बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बी, इस एरिया की बात हो रही है। इस एरिया में आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो यहां पर आपको मिल रही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। Next question is, the current lags the supply voltage in a series RLC circuit at its frequency the resonant frequency. Same question आपको दूसरे एस्पेक्ट से पूछा है, सेम एक्सप्लेनेशन है। इस कंडीशन में आपको लैगिंग केस पूछा है और लैगिंग आपका होगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो सेम ग्राफ एप्लीकेबल है यहाँ के लिए भी, मींस आंसर विल बी ए। क्वालिटी फैक्टर इन सीरीज आरएलसी सर्किट इज आल्सो नोन एज। सीरीज आरएलसी सर्किट में क्या होता है कि जो एल और सी एलिमेंट्स होते हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वीएल और वीसी, उनकी वैल्यू काफी ज्यादा हाई हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्वालिटी फैक्टर होता है वीएल अपॉन वी और वीसी अपॉन वी। तो बेसिकली जितना वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर होगा उतना ज्यादा ये जो वीएल और वीसी है वो वैल्यू बढ़ेगी। इसी कारण से आरएलसी सीरीज सर्किट के रेजोनेंस को वोल्टेज रेजोनेंस भी कहा जाता है या वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट भी कहा जाता है। एक तरह से वोल्टेज मैग्नीफाई होता है आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर, दैट्स व्हाई quality factor can be termed as voltage magnification in case of RLC series circuit. Next question is, at resonance condition the voltage across the capacitor and the inductor is the source voltage. As we told you, quality factor का जो वैल्यू है वो हमेशा ज्यादा होता है एक से, और जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा उतना ही ज्यादा हमारा वीएल और वीसी का वैल्यू होगा। दैट सिंपली मींस कि वीएल और वीसी की वैल्यू हमेशा सीरीज आरएलसी रेजोनेंस के केस में सप्लाई वोल्टेज से ग्रेटर ही होगी। सो इट शुड बी ग्रेटर देन द सप्लाई वोल्टेज। Okay, so we have completed 80 questions, 40 in part 1, 40 in part 2, total 80 सवाल हमने मॉड्यूल 2 के कर लिए हैं। इस वाले वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से चीजें समझ के करोगे, और अगर नहीं क्लियर हैं तो थोड़ा सा उसको क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से बहुत आराम से बहुत अच्छे से एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, so thank you so much for watching this video. Do not forget to subscribe the channel, share the channel and like the video. Thank you so much.